नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत अभी जो हम मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 9 पर है, जिसका कि शीर्षक है राष्ट्रीय आय लेखा। और इस मॉड्यूल के अंतर्गत भी हम अध्याय 24 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र। तो अभी तक जो पिछले वीडियोस हमने 2 वीडियो देख लिए हैं, उन वीडियोस में हमने जो देखा है पिछले वीडियो में, उसमें हमने आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में बात की है। इसमें हमने जाना है कि किस प्रकार से, जब एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक उत्पादक है और एक परिवार है, ठीक है। तो उत्पादक से जो परिवार है उससे जो उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है ना, उन साधनों का प्रवाह होता है परिवार से उत्पादक की ओर, और उत्पादक से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, ठीक है ना। ये दोनों प्रवाह वास्तविक प्रवाह होते हैं और मौद्रिक प्रवाह भी इसमें 2 होते हैं। पहला प्रवाह होता है साधनों के भुगतान के रूप में, ठीक है, और दूसरा प्रवाह होता है परिवार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के भुगतान के रूप में, ठीक है। तो ये जो प्रवाह है, ये जो आय का प्रवाह होता है, उसी को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आय का जो मौद्रिक रूप में जो प्रवाह हो रहा है, जिसमें कि ये इसको साधनों के सापेक्ष भुगतान कर रहा है एक जो उत्पादक इकाई है वो, और परिवार जो है वो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत अदा कर रहा है। तो ये सब जो एक चक्र बनता है आय का, उसको आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। मतलब आय एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, एक फैक्टर से या एक कारक से दूसरे कारक में जाती है, ठीक है, एक क्षेत्रक से दूसरे क्षेत्रक में जाती है। इसमें हमने वास्तविक प्रवाह के बारे में पढ़ा था और मौद्रिक प्रवाह के बारे में पढ़ा था, जिनको कि मैंने अभी आपको बताया। फिर हमने 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह के बारे में बात की थी, वो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया अभी। इसमें विशेषता ये थी कि यहाँ पर बचत नहीं हो रही थी, ठीक है ना, बचत नहीं हो रही थी। हालांकि आदर्श स्थिति ऐसी नहीं होती है। जब भी आप देखते हो, हम जो भी चीज़ लेते हैं उसका पूरा कंजम्पशन, जो भी हम बनाते हैं उसका पूरा कंजम्पशन तो हम कर नहीं पाते हैं। तो जो कंजम्पशन नहीं होता है, जिसका हम उपभोग नहीं कर पाते हैं, वो वस्तु बचत के रूप में हमारे पास रह जाती है, ठीक है ना, उसको बचत कहते हैं। फिर हमने लास्ट में भी बात की थी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में, जो कि उत्पादक क्षेत्रक, परिवार क्षेत्रक, सरकार क्षेत्रक, वित्त क्षेत्रक और शेष विश्व क्षेत्रक थे। और उन क्षेत्रकों के बीच में एक प्रवाह, आय के प्रवाह को हमने एक चित्र के द्वारा देखा था, ठीक है ना, जिसमें हमने 5 क्षेत्रक मेंशन किए थे, उनके बीच में किस प्रकार से प्रवाह होता है वो देखा था। फिर हमने शुरू किया था कि उत्पादक इकाइयों से, मतलब जो विभिन्न क्षेत्रक हैं उनसे और उनको किस प्रकार के प्रवाह होते हैं। तो हमने उत्पादक क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था, उत्पादक इकाइयों से और उत्पादन जो इकाइयां हैं उनकी ओर होने वाले प्रवाह के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो आज का जो पार्ट है उसको जारी रखने से पहले ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस पर आप कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मैसेज के थ्रू पास कर सकते हैं, बहुत अर्जेंट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको बतानी है कि अगर आपके आसपास के लोग हैं, ये अनुरोध है आपसे, आसपास ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, तो उनके साथ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था, उत्पादक इकाइयों से और उत्पादन इकाइयों को और होने वाले प्रवाह को हमने देख लिया था, उसको आप एक बार देख लेना दोबारा से। अब हम जो बात करेंगे परिवारों से, जो परिवार क्षेत्रक होता है उससे, और परिवार क्षेत्रक को होने वाले प्रवाह के बारे में। तो इसमें कौन कौन से प्रवाह होते हैं? सबसे पहला है फर्मों या उत्पादक इकाइयों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी, वास्तविक अंतर प्रवाह। अब आप इसको वास्तविक अंतर प्रवाह कैसे कहोगे? क्योंकि यहाँ पे फर्मों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की, ठीक है ना, जब परिवार जो है फर्मों या उत्पादक इकाइयों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करता है तो एक वास्तविक प्रवाह हो रहा है। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, जब भी वस्तुओं और सेवाओं की बात आती है तो वास्तविक होती है चीज़। और अंतर क्यों है? क्योंकि परिवार की ओर आ रहा है, परिवार को मिल रहा है, ठीक है ना। एक परिवार है, उसको वो उत्पादक से वस्तुओं और सेवाओं को खरीद रहा है, ठीक है। तो ये उसकी ओर फ्लो है, ये उसके अंतर की ओर फ्लो है। अगर कोई चीज़ उससे बाहर निकल रही है, उससे बाहर क्या निकलेगा? उससे बाहर पैसा निकलेगा, तो वो क्या है? वो वाह है, ठीक है ना। जैसे बदले में उपभोग व्यय के रूप में उसकी कीमत चुकाना, वो है मौद्रिक
प्रवाह क्योंकि पैसे की बात है, और कैसा प्रवाह है, बाह्य प्रवाह है, ठीक है ना, बाहर की ओर जा रहा है पैसा, ठीक है। तो ये हो गया मौद्रिक बाह्य प्रभाव। इसी प्रकार से सरकार को करों का भुगतान, जो सरकार को बहुत सारे व्यक्तिगत कर लगाती है, व्यक्तिगत कर बोलते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगता है, ठीक है ना, इंडिविजुअल टैक्सेस जो होते हैं उसका भुगतान, वो क्या हो गया, वो हो गया मौद्रिक बाह्य प्रभाव। जैसे ये पैसा का भुगतान आप कर रहे थे, कीमत चुका रहे थे, वैसे ही आप टैक्स भी देते हो, तो वो हो जाता है मौद्रिक बाह्य प्रभाव। फिर जो पैसा आपके पास बच जाता है सामान को लेने से, ठीक है ना, वो उस पैसे को आप वित्त क्षेत्र यानी कि बैंकों आदि में जमा कर देते हो, किस रूप में, बचत के रूप में। तो ये क्या हो गया, ये भी मौद्रिक बाह्य प्रवाह हो गया क्योंकि इसमें आप पैसा बाहर दे रहे हो, ठीक है ना। फिर उत्पादन क्षेत्र को साधन सेवाओं की बिक्री, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप वास्तविक बाह्य प्रवाह कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, वास्तविक बाह्य प्रवाह कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप साधन सेवाएं दे रहे हो, किसको, उत्पादन क्षेत्र को, ठीक है ना। हमने पहले बात की थी कि परिवार अपनी जो साधन सेवाएं हैं जिसमें कि श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सारी चीज़ें आती हैं और भूमि भी आती है, वो सारी चीज़ें उत्पादन क्षेत्र को देता है, ठीक है ना। तो ये जो सारे कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ताकि हम राष्ट्रीय आय को सही से समझ पाएँ, ठीक है। जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब हमको समझ में आ पाएगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, कौन कौन से प्रकार के प्रवाह उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये एक बेस बन रहा है, एक आधार बन रहा है जो हम चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उत्पादन क्षेत्र को साधन सेवाओं की बिक्री हो गई, वास्तविक बाह्य प्रवाह, और बदले में साधन आय की प्राप्ति, जो पैसा उसके बदले में मिलता है, चाहे वो लगान के रूप में हो, चाहे वो किराए के रूप में हो, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो, ठीक है, चाहे वो लाभ के रूप में हो, तो वो सब क्या हो गया, मौद्रिक अंतर प्रवाह, क्योंकि वो अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है ना, किसी को मिल रहा है, ठीक है ना, परिवार को मिल रहा है, तो वो अंतर प्रवाह है। ये हो गया मौद्रिक अंतर प्रवाह। फिर है सरकार से निःशुल्क सेवाओं की प्राप्ति, ये हो गया वास्तविक अंतर प्रवाह, जिसमें कि आपको अनाज मिल सकता है, ठीक है ना, फ्री अनाज मिल रहा है, या कुछ और सेवाएं आपको दे रही है, मेडिकल की फैसिलिटी दे रही है, स्वास्थ्य की सेवाएं दे रही हैं, ठीक है, ये सब प्राप्ति हो गई वास्तविक अंतर प्रवाह। और अंतरण आय की प्राप्ति, ऐसा भी कई बार होता है कि सरकार आपको कुछ पैसे दे देती है, ठीक है ना, तो उसको अंतरण आय बोलते हैं, ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, वो हो गई मौद्रिक अंतर प्रवाह। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आपको पता है कि किसान समृद्धि योजना टाइप की चली हुई है, जिसमें कि आपको 2,000 रुपये हर छमाही या तिमाही में मिलते हैं किसानों को, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, वो मौद्रिक अंतर प्रवाह है, ठीक है ना, वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, सरकार से प्राप्ति हो रही है। अब है सरकार से और सरकार को होने वाले प्रवाह। अब आपको पता है सरकार से केवल 2 ही टाइप के प्रवाह होते हैं, ठीक है ना, या तो सरकार टैक्स लेती है या फिर सरकार जो पैसा है वो देती है, ठीक है ना। जैसे अभी अंतरण प्रवाह जो आपने आय देखी वो था, तो इसमें क्या है, पहले प्रकार का जो प्रवाह है वो है उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद। तो जब सरकार अगर कोई चीज़ खरीदती है तो वो हो गया वास्तविक अंतर प्रवाह, और बदले में उनकी कीमत का सार्वजनिक उपभोग व्यय के रूप में भुगतान हो गया मौद्रिक बाह्य प्रवाह। तो वो सरकार ने सामान खरीदा तो वो हो गया अंतर प्रवाह, वास्तविक अंतर प्रवाह, और उसके बदले में उसने उसके पैसे दिए सरकार ने, तो वो हो गया मौद्रिक बाह्य प्रवाह। उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये कैसा हो गया, ये मौद्रिक बाह्य प्रवाह हो गया, ठीक है ना, इसमें पैसा बाहर की ओर जा रहा है। फिर है परिवार को निःशुल्क सेवाएं, ये हो गया वास्तविक बाह्य प्रवाह, और हस्तांतरण भुगतान क्या हो गया, मौद्रिक बाह्य प्रवाह, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें दी जा रही हैं परिवार को भी, हमने पिछले परिवार वाले में भी ये चीज़ देखी थी सरकार के साथ। अगला है वित्त क्षेत्र में बचतें जमा करना, तो ये हो गया मौद्रिक बाह्य प्रवाह, ठीक है। अब अगला है सरकार, कुछ 1-2 बचे हैं, उत्पादकों से करों की प्राप्ति, ये भी मौद्रिक अंतर प्रवाह है, और ऐसे ही परिवारों से व्यक्तिगत करों की प्राप्ति, ये भी मौद्रिक अंतर प्रवाह है। जब हम परिवारों की बात कर रहे थे तो परिवारों से व्यक्तिगत कर की जो भुगतान था वो था मौद्रिक बाह्य प्रवाह, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पैसा परिवार से सरकार की ओर जा रहा था। लेकिन जब हम सरकार के नज़रिए से देखें तो वो मौद्रिक अंतर प्रवाह है, क्योंकि इस पैसा सरकार में आ रहा है, सरकार के पास आ रहा है, तो वो हो गया मौद्रिक अंतर प्रवाह, ठीक है। अगला है वित्तीय क्षेत्र से और वित्तीय क्षेत्र को प्रवाह, तो यहाँ बैंकों की या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वित्तीय संस्थान होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो उत्पादकों को पूंजी उधार देना, ये कैसा प्रवाह हुआ, ये वह मौद्रिक बाह्य प्रवाह, इसमें पैसा दे रही है। परिवारों, उत्पादकों और सरकार की बचतें जमा करना, बैंक के क्या काम होते हैं, बैंक के 2 ही काम होते हैं, या एक तो उधार देना, ठीक है ना, और एक जमा लेना, बचत जमा करना,
ठीक है ना। तो जो जो बैंक बचत जमा करते हैं उसी को ही वो उधार के रूप में आगे दूसरे लोगों को दे देते हैं, और इनके जो ब्याज का अंतर होता है वही बैंक की आय होती है। तो परिवारों और उत्पादकों को सरकार की बचतें जो जमा करना है वो हो गया मौद्रिक अंतर प्रवाह, ठीक है। अब अगला जो लास्ट है वो है शेष विश्व से, और शेष विश्व को, तो शेष विश्व में हम दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करते हैं जिसको कि हम विदेशी व्यापार बोलते हैं। तो विदेशी व्यापार में आपको पता ही है, जो हमारे यहाँ के उत्पादक होते हैं वो विदेशों को सामान अगर भेजते हैं तो वो होता है निर्यात, और जब हम वो दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं तो वो होता है आयात। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है निर्यात और एक होती है आयात। तो निर्यात और आयात में क्योंकि वस्तुओं को भेजते हैं जब, तो वो होता है वास्तविक प्रवाह। अगर निर्यात कर रहे हैं तो वास्तविक बाह्य प्रवाह है, अगर हम आयात कर रहे हैं सामान मंगा रहे हैं तो वास्तविक अंतर प्रवाह है, ठीक है ना। और उत्पादक जब निर्यात करता है तो उसको पैसा मिलता है विदेश से, ठीक है ना, तो वो हो गया मौद्रिक अंतर प्रवाह। और जब उत्पादक आयात करता है, सामान मंगाता है तो पैसा बाहर भेजता है, तो उसका भुगतान करता है, तो वो हो जाएगा मौद्रिक बाह्य प्रवाह, ठीक है। तो शेष विश्वों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात हो गया वास्तविक अंतर प्रवाह, और इनकी आयातों की कीमत का भुगतान हो गया मौद्रिक बाह्य प्रवाह। और इसका उल्टा, शेष विश्व को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात जब कर रहा है तो वास्तविक बाह्य प्रवाह है, और जब उनकी कीमत के भुगतान की प्राप्ति कर रहा है तो मौद्रिक अंतर प्रवाह है, क्योंकि ले रहा है, ठीक है, पैसे की भुगतान ले रहा है, ठीक है ना, भुगतान की प्राप्ति कर रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें हमने जो विभिन्न क्षेत्रक हैं उनके बीच आय के प्रवाह के बारे में एक बार बात करी, एक आइडिया लेके कौन कौन से प्रकार का प्रवाह होता है। ये सब चीज़ें राष्ट्रीय आय के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे काम आने वाली हैं। अब है राष्ट्रीय आय से जुड़ी कुछ अवधारणाएं जो कि बहुत काम की हैं, जिनको जानना हमारे को राष्ट्रीय आय को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं? सबसे पहली अवधारणाएं हैं घरेलू क्षेत्र की, दूसरी है सामान्य निवासी की, तीसरी है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं की, चौथी है उत्पादन के मूल्य और मूल्य वृद्धि की, पांचवी है बाजार कीमत और साधन लागत की, और जो अगली है वो है घरेलू आय बनाम राष्ट्रीय आय की। तो ये जो 6 अवधारणाएं हैं इनको जानना बहुत आवश्यक है। एक एक करके इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे घरेलू क्षेत्र से। तो घरेलू क्षेत्र जब हम राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कहते हैं तो उसमें हमारा मतलब होता है आर्थिक क्षेत्र से, ठीक है ना। तो घरेलू क्षेत्र यानी कि आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा जो होती है वो देश की भौगोलिक अथवा राजनीतिक सीमाओं के विचार से अलग होती है। तो जब हम घरेलू क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं कि सिर्फ हमारे देश के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी भौगोलिक या राजनीतिक जो सीमाएं हैं उसके ऊपर ही, उसके अंदर ही जो चीज़ें हो रही हैं वो केवल घरेलू क्षेत्र में आएंगी, ठीक है ना। एक घर जो देश होता है उसके घरेलू क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं? सबसे पहले है देश की राजनीतिक सीमाएं, उसमें देश की राजनीतिक सीमाएं, उसके साथ साथ जो सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ की जो फिजिकल जो हमारी जो वो है बाउंड्री है, उसके साथ साथ हमारा एक जल क्षेत्र भी होता है जहाँ पर कि हमारा जितने इलाके में के समुद्र में हमारा कब्जा है या फिर कंट्रोल है, जहाँ पर कि हम अपने जो जहाज हैं वो ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एक जल सीमा भी होती है, उस जल क्षेत्र की सीमा होती है। तो देश की राजनीतिक सीमाएं जिनमें कि सीमा अंतर्गत जल क्षेत्रों सहित जो चीज़ है। फिर है देश के सामान्य नागरिकों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच संचालित जलयान या वायुयान, ठीक है ना। अगर हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे देश की कंपनियां हैं, उनके द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जलयान या तो पानी की जहाज वाली या फिर हवाई जहाज वाली ऐसी जगह सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे विभिन्न देशों के बीच उड़ान भरते एयर इंडिया के वायुयान। ये भी क्या है? ये भी घरेलू क्षेत्र में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो भारत की एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो भी घरेलू क्षेत्र में आएगा। तो ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो हम वहाँ घरेलू क्षेत्र की बात करेंगे। घरेलू क्षेत्र से होने वाली आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगी, ठीक है। अगला है मछुआरों के जहाज, तेल गैस अन्वेषण एवं उत्पादन हेतु महासागरों में खुदाई करने के लिए लगाए गए यंत्र आदि। ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में या जहां हमारे देश को एकाधिकार प्राप्त हो वहां काम करते हैं, और इनका संचालन हमारे देश के सामान्य नागरिक करते हैं। मतलब उसकी ओनरशिप जो है वो हमारे देश के लोगों के पास है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अन्य देशों में स्थित हमारे दूतावास, जो हमारे दूतावास जो दूसरे देशों में स्थित हैं, या फिर वाणिज्य दूतावास हो और सैन्य शिविर,
ठीक है ना। ये सारे के सारे ये भी घरेलू क्षेत्र में आएंगे, जैसे अमेरिका, जापान आदि में भारतीय दूतावास। किंतु भारत में स्थित अन्य देशों के जो दूतावास हैं, ठीक है ना, वो भले ही भारत की भौगोलिक सीमा में हैं, फिर भी आर्थिक दृष्टि से उनको भारत के आंतरिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जा सकता। तो अन्य देशों के जो दूतावास भारत में स्थित हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए का दूतावास है दिल्ली में, वो हमारे आर्थिक क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक है ना। वो अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र में तो आएगा, लेकिन हमारे में नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा दूतावास अमेरिका में है, वो हमारे घरेलू क्षेत्र में या फिर आर्थिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। अतः देश के घरेलू क्षेत्र को हम राजनीतिक क्षेत्र, क्षेत्रीय महासागर, जल एवं वायुयान, मछुआरे, नौकादी, अन्य देशों में राजदूतावास और वाणिज्य दूतावास आदि के समूह में परिभाषित करते हैं। तो उसमें ये चीज़ें शामिल हैं, और जो चीज़ें शामिल नहीं है उसकी बात हमने कर ली, ठीक है। अगली जो परिभाषा है, अगली जो अवधारणा है, वो है सामान्य निवासी, ठीक है। तो सामान्य निवासी शब्द भी देश के नागरिकों से अलग अवधारणा है। केवल देश के नागरिक ही सामान्य निवासी में नहीं आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो चीज़ें देख लेते हैं। किसी देश के सामान्य निवासी वो होते हैं जो आमतौर पर उस देश में रहते हैं और जिनके आर्थिक हित, ये बहुत ध्यान रखने की बात है, जिनके आर्थिक हित, जो पैसा कमा रहे हों, उसी देश से जुड़े होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के सामान्य निवासियों में भारत के नागरिकों के साथ साथ वो विदेशी भी सम्मिलित होंगे जो यहाँ रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? उदाहरण के लिए भारत में जैसे मान लीजिए भारत में नेपाल के निवासी रह रहे हो, ठीक है ना। भारत में नेपाल का निवासी रह रहा है जो कि 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है, जो यहाँ पर उत्पादन या फिर उपभोग या फिर निवेश ऐसी किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, तो उसको हम भारत का सामान्य निवासी मानेंगे। इसके उल्टा अन्य देशों जैसे यूएसए आदि में 1 वर्ष की अवधि से अधिक समय में से मूलभूत आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर रहे भारत के नागरिक को उन देशों के सामान्य निवासी तो होंगे, ठीक है ना, जहाँ वे सामान्यतः रहते हैं, और भारत की दृष्टि से वो अनिवासी भारतीय होंगे, वो यहाँ के सामान्य निवासी नहीं हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस बोलते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, वो सब अनिवासी भारतीय हैं, उनको हम सामान्य निवासी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सामान्य निवासी की परिभाषा में वो है कि जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक, ऐसे नागरिक जो कि रह रहा हो एक देश में और उसके जो आर्थिक हित हैं वो उसी देश से जुड़े हो। जैसे हमने एक नेपाल के नागरिक की बात करी, एक ऐसा नेपाल का नागरिक जो कि भारत में रह रहा हो और 1 साल से अधिक समय से रह रहा हो, और जिसके की जो कि किसी न किसी तरीके से जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, भले ही उत्पादन की हो या उपभोग की हो, ठीक है ना, या फिर निवेश की हो, इनमें से किसी से भी वो जुड़ा हुआ हो, तो वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा कोई निवासी यूएसए में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है और 1 वर्ष से अधिक अवधि में वहाँ रह रहा है, ठीक है ना, और उसकी जो मूलभूत आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं वो वहाँ के जो यूएसए है वहाँ पर से संबंधित हों, ठीक है ना, तो वो यहाँ के सामान्य निवासी नहीं होंगे, वो अनिवासी भारतीय कहलाएंगे, ठीक है। अगली बात आती है, अगला टॉपिक आता है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं का। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं और उससे जुड़े योगों को ठीक से समझ पाने के लिए मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों का अर्थ और उनके बीच का अंतर जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? ये उन निर्मित वस्तुओं का नाम है जिन्हें अभी आगे उत्पादन के काम में लिया जाना है या जिनकी आगे बिक्री की जानी है, ठीक है। एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादन में काम आ रही चीज़ें उस वर्ष की दृष्टि से मध्यवर्ती उत्पाद होंगी। लेखा वर्ष का मतलब है अप्रैल से अगले वर्ष मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको बोलते हैं एक लेखा वर्ष, ठीक है। तो एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादन में काम आ रही चीज़ें उस वर्ष की दृष्टि से मध्यवर्ती उत्पाद होंगी। तो ये मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं वो वैसी वस्तुएं होती हैं जिनको कि आगे उत्पादन के काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ये गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, ठीक है ना, जिनका प्रयोग उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में करते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे गैर टिकाऊ वस्तुएं भी होती हैं जिनका कि उत्पादन में उपयोग किया जाता है, या फिर पुनः बिक्री के लिए खरीद कर रखी गई वस्तुएं भी मध्यवर्ती उत्पादन वस्तुएं ही
मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो जो गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु की बात यहाँ कर रहे हैं, जिनका कि उत्पादन में हम लोग उपयोग करते हैं, वो क्या हो सकती हैं? वो कच्चा माल हो सकती हैं, ठीक है ना, वो तेल हो सकता है, वो बिजली हो सकती है, ठीक है ना, वो कोयला हो सकता है। ये सारी चीज़ें होंगी गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तुओं में। और पुनः बिक्री के लिए खरीद कर रखी गई वस्तुएं, जिनको कि हम मध्यवर्ती उत्पाद ही माना जाता है, जिनको वो हैं जैसे तेल उत्पादन के लिए खरीद कर रखे गए तेल के बीज, ठीक है ना, या फिर धागा बनाने के लिए रखी गई कपास, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब पुनः बिक्री के लिए खरीद कर रखी गई वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं? इनको मध्यवर्ती उत्पाद कहा जाता है या मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग या उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए खरीदे गए पदार्थों को हम अंतिम वस्तुएं मानते हैं। इनका आगे और निर्माण या पुनः विक्रय नहीं होता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए डबल रोटी। अब उपभोक्ता डबल रोटी खरीद के कहीं बेचेगा तो है नहीं, वो उसको खा लेगा, ठीक है ना। और मक्खन, बिस्कुट, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि कोई भी वस्तु अंतिम उत्पाद है या नहीं है, अंतिम वस्तु है या नहीं है, ये निर्णय उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर एक उपभोक्ता है, कोई आप हो या मैं हूँ, हम लोग दूध लेते हैं, ठीक है ना, तो और दूध हम पी लेते हैं, ठीक है ना। दूध को हम अपने कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, अपने उपभोग के लिए ले रहे हैं, तो हमारे लिए दूध क्या है? वो एक अंतिम वस्तु है, ठीक है ना। वहीं अगर एक हलवाई है जो कि उस दूध से मिठाई बना रहा है, उसने भी दूध खरीदा है, वो उससे क्या बनाएगा? मिठाई बनाएगा। तो वो क्या है? हलवाई के लिए वो एक मध्यवर्ती वस्तु बन गई, ठीक है ना, बल्कि हमारे लिए वो अंतिम वस्तु थी, ठीक है। तो मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं उनको राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं उनको हम राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं करते हैं। केवल और केवल जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, केवल और केवल जो अंतिम वस्तुएं होती हैं वही राष्ट्रीय आय की गणना में यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। तो उनको ही राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाता है। और इसका कारण बहुत सीधा है, मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं उनका जो मूल्य है वो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में निहित होता है, ठीक है ना। जैसे हलवाई ने अगर दूध से मिठाई बनाई तो जो मिठाई है उसके अंदर ही दूध का रेट शामिल है, उसके अंदर ही दूध का मूल्य शामिल है। यदि इनको अगर मध्यवर्ती वस्तुओं के प्राइस को हम अलग से जोड़ लेंगे, उनके मूल्य को जोड़ लेंगे, तो हमको डबल कैलकुलेशन हो जाएगी, डबल कैलकुलेशन हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा सा रख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ अब कि हम 25 मिनट से कम का ही वीडियो बनाएं हर बार, ठीक है। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप लोगों से अनुरोध वो रहता ही है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।